नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल द टीचर्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग ल्यूसेंट सामान्य ज्ञान में जो प्राचीन इतिहास दिया है उसको पढ़ेंगे और इसमें जो चैप्टर है आपका सिंधु घाटी सभ्यता उसके विषय में अध्ययन करेंगे। ल्यूसेंट जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है और इसको हमको पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। कोई भी एग्ज़ाम हो उस एग्ज़ाम की दृष्टि से ये अति महत्वपूर्ण पुस्तक है। आइए देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में किताब में क्या दिया गया है। तो जैसे यहाँ एक शब्द आपका आया है सिंधु घाटी सभ्यता, तो पहले इसके नामकरण को लेकर हम लोग थोड़ा देखते हैं कि इसका नामकरण क्या करना उचित रहेगा। तो इसके दो नाम हमको मिलते हैं देखने के लिए। एक नाम मिलता है हड़प्पा सभ्यता, जैसा कि आपको पता होगा, और दूसरा नाम मिलता है इसका सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। तो हम ये सोचते हैं, हम ये समझते हैं कि इसका वास्तविक नाम क्या होना चाहिए, सिंधु घाटी सभ्यता कि हड़प्पा सभ्यता। तो जो सबसे पहले खोज हुई थी सिंधु घाटी सभ्यता की वो हड़प्पा नामक स्थान पर हुई थी और उस समय ये लगा था कि शायद ये जो सभ्यता है आपका केवल इसी स्थान तक ही सीमित है। परंतु जब खुदाई आगे बढ़ी तो ये देखा गया कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है यानी जो हड़प्पा सभ्यता है, इसका विस्तार केवल हड़प्पा में न होकर और भी आसपास और भी स्थानों पर है और इसके सर्वाधिक पूरा स्थल जो है सिंधु सभ्यता सिंधु नदी के आसपास प्राप्त हुए। इसीलिए इसका जो नामकरण है सिंधु घाटी की सभ्यता कहना अधिक उचित रहेगा। आइए देखते हैं हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता में क्या दिया गया है ल्यूसेंट में। तो यहाँ दे रहा है आपसे कि रेडियो कार्बन 14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। तो यहाँ पे जो है सी कार्बन 14 विधि के बारे में बताया गया है कि सी कार्बन 14 विधि के द्वारा जो है हमने ये सिंधु सभ्यता की आयु को निर्धारित किया है और जो ये आयु है आपकी वो 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। लेकिन कहीं कहीं किताबों में हम उसको देखते हैं कि यह जो है आपका 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व भी देखने को मिलती है, जो कि मान्य है आपका। यानी क्या है 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक जो है ये आपको देखने को मिलेगी किताबों में। फिलहाल और देखते हैं हम लोग आगे जो है हम लोग देखते हैं कि जो C14 विधि है, इस C14 विधि की खोज कौन किया था। तो एक अमेरिकी वैज्ञानिक हुए थे। कहाँ के थे आपके, अमेरिका के थे। तो जो अमेरिकी वैज्ञानिक थे प्रोफेसर लिब्बी, क्या नाम था उनका, प्रोफेसर लिब्बी जो थे, इनके द्वारा ही सी कार्बन 14 विधि की खोज की गई थी। तो प्रोफेसर जो लिब्बी थे इन्होंने इसकी खोज की थी और ये बताया था कि जिस पदार्थ में जैसे क्या होता है, जो भी जीवधारी होते हैं उन सब में कार्बन की मात्रा मिलती है और समय का क्या होता है, समय के साथ ये मात्रा में कमी आती है। तो जिसमें जितनी कम मात्रा कार्बन की मिलेगी वो उतना ही पुराना कंकाल होगा या उतना ही पुराना वो जीवाश्म होगा। तो जीवाश्म की आयु का जो निर्धारण होता है उसी कार्बन 14 विधि के द्वारा किया जाता है। आइए देखते हैं फिर आगे दूसरी लाइन कह रहा है आपसे, कह रहा है कि इसका विस्तार त्रिभुजाकार है। यानी क्या है, ये त्रिभुजाकार रूप में ये आपको पाई जाती है जो ये सभ्यता है। सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। तो ये जो इसका सोर्स है वो भी दे रहा है यहाँ पे कि द गजेटियर ऑफ इंडिया वॉल्यूम 5 पार्ट 2 पेज नंबर 21 पर क्या है आपको ये मिलेगा कि दयाराम साहनी ने जो है इस सभ्यता की खोज 1921 में की थी। आइए चलते हैं आगे जो है, आइए देखते हैं हम लोग आगे। कह रहा है सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक अथवा कांस्य युगीन युग में रखा जा सकता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरी थे। तो यहाँ पे कुछ शब्दावली जैसे आई है उसको हम देखते हैं। तो यहाँ आया है सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा जा सकता है। तो आद्य ऐतिहासिक का तात्पर्य क्या है कि जो इतिहास है इसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। एक होता है क्या आपका, एक होता है प्रागैतिहासिक काल। क्या होता है आपका, एक प्रागैतिहासिक काल होता है। दूसरा होता है आपका आद्य ऐतिहासिक काल। क्या होता है आपका दूसरा, आद्य ऐतिहासिक काल। और तीसरा होता है आपका ऐतिहासिक काल। यानी कि क्या होता है तीसरा आपका ऐतिहासिक काल होता है, ऐतिहासिक काल। तो यहाँ जो प्रागैतिहासिक काल होता है
इसका तात्पर्य होता है कि जिस समय मानव को बोलने का और लिखने का ज्ञान नहीं था, ठीक है, तो उसको हम प्रागैतिहासिक काल में रखते हैं, यानी यहाँ से कोई लिखित सामग्री प्राप्त नहीं होती है। आदि ऐतिहासिक काल में क्या है, मानव को लिपि का ज्ञान था और लिखित सामग्री प्राप्त तो होती है, परंतु उसे वर्तमान में हम आज तक पढ़ नहीं पाए हैं, तो ऐसे को हम आदि ऐतिहासिक काल में रखते हैं। और ऐतिहासिक काल वह होता है जिसमें की जिसकी लिपि भी उपलब्ध है और उसको हम पढ़ भी चुके हैं, तो वो आपका आदि ऐतिहासिक काल होता है। तो इस प्रकार से जो सिंधु सभ्यता है वो एक आदि ऐतिहासिक सभ्यता थी, अर्थात इस समय जो है लिपि तो हमको प्राप्त हुई है, परंतु उस लिपि को हम आज तक पढ़ नहीं पाए हैं। दूसरा कह रहा है आगे कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो कांस्य युगीन सभ्यता है। मतलब क्या है कि इस समय जो है कांसे का आविष्कार हो चुका था और मैक्सिमम जो है लोग कांसे का ही उपयोग करते थे। तो इस प्रकार से क्या है, जो सिंधु घाटी सभ्यता है वह कांस्य युगीन सभ्यता है और आदि ऐतिहासिक सभ्यता है। फिर कह रहा है आपसे एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो और क्या है, वो जो विशेषता उसकी कि वो नगरीय सभ्यता है। कैसी सभ्यता है आपकी, नगरीय सभ्यता है। फिर कह रहा है आपसे आगे, इस सभ्यता के मुख्य निवासी जो थे वो द्रविड़ और भूमध्यसागरीय थे। यानी जो द्रविड़ मतलब होता है जो साउथ के लोग हैं, और भूमध्यसागरीय जो भूमध्यसागर के आसपास के जो भी लोग हैं वो सभी क्या है, इस सभ्यता के मुख्य निवासी थे। फिर कह रहे आपसे आगे जो है, कह रहे हैं कि सर जॉन मार्शल जो थे, ये कौन थे आपके, यह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिदेशक थे। तो सर जॉन मार्शल ने 1924 में सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की विधिवत घोषणा की। तो 1921 में दयाराम साहनी ने जो है सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी, और 1924 में सर जॉन मार्शल ने इसकी ये घोषणा की कि हाँ, एक जो है सिंधु घाटी सभ्यता मिली है जो कि बहुत ही उन्नत सभ्यता रही है। अगर हम और देखें इनके बारे में, जो सर जॉन मार्शल हैं, चूँकि जो ये सभ्यता है सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थान पर पाई गई थी। हड़प्पा कहाँ पे आपका, पाकिस्तान में है, तो हड़प्पा नामक स्थान पर पाई गई थी। तो सर जॉन मार्शल ने इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता नाम दिया था। क्या नाम दिया था, हड़प्पा सभ्यता नाम दिया था। उसके बाद जो है एक हुए थे आपके व्हीलर, आपके क्या नाम था उनका, व्हीलर। तो जो ये व्हीलर हुए थे, इन्होंने हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया। क्या नाम दिया इन्होंने, सिंधु घाटी की सभ्यता नाम दिया था। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो हड़प्पा सभ्यता नामकरण है वो सर जॉन मार्शल ने किया था, जबकि सिंधु सभ्यता नामकरण जो है वह व्हीलर के द्वारा दिया गया था। आगे चलते हैं, नेक्स्ट लाइन क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है आपसे सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरा स्थल दास नदी के किनारे स्थित सुतकागेंडोर है। कहाँ पड़ता है आपका, बलूचिस्तान में। पूर्वी पुरा स्थल हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर जिला मेरठ उत्तर प्रदेश। उत्तरी पुरा स्थल चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मांदा जम्मू कश्मीर वे दक्षिण पुरा स्थल गोदावरी नदी के तट पर दाइमाबाद जिला अहमदनगर महाराष्ट्र है। तो हम यहाँ क्या पाते हैं, हम ये पाते हैं जैसे हमने कहा आपका कि अगर हम इस प्रकार से इसको बना लें कि ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो हम पाते हैं क्या कि जो सबसे पूर्वी पुरा स्थल है ना, जो ईस्ट में है, वो क्या है, वो आपका हिंडन नदी के किनारे क्या है, आलमगीरपुर है। कौन सा है, आलमगीरपुर है। तो जो ये आलमगीर है ये कहाँ पे है आपका, ये यूपी में है, हिंडन नदी के किनारे स्थित है। पश्चिम में जाते हैं तो हम पाते हैं कि जो है एक है आपका सुतकागेंडोर। क्या नाम है इसका, सुतकागेंडोर है आपका। और जो ये सुतकागेंडोर है आपका, ये कहाँ पे है, ये बलूचिस्तान में है। कहाँ पे है आपका, बलूचिस्तान में है। उत्तर में हम देखते हैं तो उत्तर में जो हमारा है आपका वो है जम्मू कश्मीर के अखनूर में स्थित मांडा। जो मांडा है ये
जम्मू कश्मीर में स्थित है और सबसे क्या है, ये उत्तरी पूरा स्थल था आपका जम्मू कश्मीर में स्थित। और नेक्स्ट जो है आपका क्या था, आपका जम्मू कश्मीर में था आपका। और जो नेक्स्ट है आपका जो एकदम दक्षिण में था आपका, वो है दायमाबाद। इसका नाम क्या है, दायमाबाद। जो दक्षिण में है कौन सा आपका, वो दायमाबाद है, दायमाबाद। तो इस प्रकार से क्या है, ये अलग अलग क्या थे, स्थान थे जो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण के रूप में हमको दिखाई पड़ते हैं। अब देखते हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में और चीज़ें हैं। तो हम ये देखते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है, यानी जो सिंधु सभ्यता है या सैंधव सभ्यता बोलते हैं इसको, ये नगरीय सभ्यता थी। अभी हमने बात की थी आपसे, कैसी थी आपकी, नगरीय सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले 6 परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई है। यानी कि जो 6 नगर हैं उनको हम बड़े नगर और महत्वपूर्ण नगर के रूप में मानते हैं। आइए देखते हैं 6 नगर क्या क्या है आपके। जो 6 नगर हैं आपके वो है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गणबरीवाला यानी गनेवरीवाला, धौलावीरा, राखीगढ़ी और कालीबंगन। तो पहला क्या है आपका मोहनजोदड़ो है, दूसरा हड़प्पा है, तीसरा गनेवरीवाला है, चौथा धौलावीरा है, पांचवा राखीगढ़ी और छठवा कालीबंगन। तो ये आपको याद होने चाहिए। अब इसका तरीका भी होता है याद करने का, और उस तरीक़ों को हम लोग आगे वीडियो में कभी डिस्कस करेंगे। चलते हैं हम लोग आगे। जो है नेक्स्ट है नेक्स्ट कह रहा है, यहाँ पे देखिए नोट दे रखा है आपको। नोट में क्या है आपका, कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है। कौन सा है आपका, मोहनजोदड़ो है। जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है, घग्गर नदी के किनारे स्थित है आपका। कहाँ पे है, हरियाणा में है। तो जो हरियाणा में राखीगढ़ी है वो क्या है, भारत में सबसे बड़ा स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का। अगर हम ओवरऑल बात करते हैं तो सबसे बड़ा स्थल कौन सा है आपका, मोहनजोदड़ो है, जो कि पाकिस्तान में स्थित है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। और ये जो है सिंधु नदी के तट पर स्थित है। तो इस प्रकार से ये सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा, अगर हम बात करेंगे स्थल कौन सा है आपका, तो मोहनजोदड़ो है। जबकि भारत में कौन सा है आपका, राखीगढ़ी है। तो जो राखीगढ़ी है, अगर हम इसकी बात करें कि इसकी खोज कौन किया था, तो इसकी खोज जो है सूरजभान ने की थी। ठीक है, तो सूरजभान ने इसकी खोज की थी। चलते हम लोग आगे। जो है क्वेश्चन जो नेक्स्ट है आपका महत्वपूर्ण पॉइंट देखिएगा। कह रहा है लोथल एवं सुरकोतदा। तो लोथल भी गुजरात में है और सुरकोतदा भी गुजरात में है। तो लोथल एवं सुरकोतदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। यानी क्या है, ये बंदरगाह नगर थे, यानी कि यहाँ से अन्य देशों को भी समुद्री रास्ते से व्यापार होता होगा। तो बंदरगाह नगर थे। बंदरगाह के लिए कभी कभी एग्जाम में एक शब्द और प्रयुक्त होता है, डाक यार्ड। क्या बोलते हैं इसको, डाक यार्ड भी कहते हैं। तो पूछेगा आपसे डाक यार्ड के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, तो लोथल एवं सुरकोतदा से इसके प्रमाण प्राप्त हुए हैं। फिर कह रहा है आपसे जुते हुए खेत एवं नक्काशीदार ईंटों के प्रमाण के साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। तो कालीबंगन कहाँ, राजस्थान में स्थित है। तो यहाँ से जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। चलते हैं आगे। जो है हम लोग से देखिए, मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार संभवतः सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। तो यहाँ से क्या मिला, एक स्नानागार मिला है। ठीक है, जो क्या है, सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। इसके मध्य में एक स्नान कुंड मिला है। क्या मिला है, एक स्नान कुंड यानी स्विमिंग पूल मिला है। और जो ये स्विमिंग पूल है लगभग 12 मीटर लंबा है। 11.88 मीटर मतलब लगभग 12 मीटर लंबा है और 7.01 मीटर चौड़ा है, यानी 7 मीटर चौड़ा है और लगभग जो है 2.5 मीटर गहरा है। तो हम कह सकते हैं इस प्रकार से क्या है, काफ़ी विशालकाय एक स्नान कुंड प्राप्त हुआ है। इस प्रकार से क्या है, जो विशाल स्नान कुंड था, इस स्नान कुंड के उत्तर और दक्षिण में क्या है,
सीढ़ियाँ दी गई थी आपकी जो है, जिससे इसके अंदर हम उतर सकते थे। नेक्स्ट देखिएगा आगे, कह रहा है अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। तो जो अग्निकुंड क्या होता है, जिसमें हम यज्ञ के प्रमाण कुछ मिलते हैं। अग्निकुंड की जैसे यज्ञ भी लोग करते होंगे, पूजा पाठ करते होंगे, तो अग्निकुंड के जो प्रमाण है वो लोथल और कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। तो कालीबंगा कहाँ है आपका? कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। कालीबंगा का मतलब होता है काले रंग की चूड़ियाँ, और जो ये है यहीं से नक्काशीदार ईंटें और जुते हुए खेतों के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। लोथल जो है ये बंदरगाह नगर था। तो अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। फिर देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए जो सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता में पशुपति शिव के भी प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, अर्थात जो शिव हैं वो देवता अब के नहीं हैं, आदिकाल के देवता हैं, और मोहनजोदड़ो से इसके प्रमाण प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ भी है कि जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर, यानी एक जो है चट्टान पर 3 मुख वाले देवता पशुपति नाथ संभवतः से कहा गया है कि ये पशुपति शिव हैं। तो 3 मुख वाले देवता की मूर्ति मिली है। उनके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता और भैंसा विराजमान है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि पशुपति शिव के और चारों ओर मिलने वाले जो जानवर हैं उनमें से कौन सा नहीं है या कौन सा होगा। तो देखिए हाथी भी मिला है, गैंडा भी मिला है, चीता भी मिला है और भैंसा भी मिला है। तो इसको ध्यान रखिएगा। फिर देखिए क्या कह रहा है आपसे आगे, कह रहा है मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है। तो ये कांस्य युगीन सभ्यता है पहली चीज़ तो, और एक नाचती हुई जो है महिला की मूर्ति प्राप्त हुई है, नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। कहाँ से मिली है? आपकी मोहनजोदड़ो से मिली है। फिर चलते हैं हम लोग आगे, कह रहा है हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है, यानी कि एक सींग वाले पशु का अंकन मिलता है हड़प्पा की मोहरों पर, जिससे अनुमान क्या लगाते हैं कि ये जो है उनके लिए एक प्रकार से पवित्र पशु रहा होगा। यहाँ से प्राप्त एक आयताकार मोहर में स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया। मतलब क्या है कि यहाँ से ये बताया गया है कि जो सृष्टि का आरंभ होता है वो स्त्री के गर्भ से ही होता है। अगर स्त्री नहीं है तो सृष्टि का आरंभ भी नहीं हो सकता है, यानी कि सृष्टि के आरंभ की उत्पत्ति जो होती है वो महिला के गर्भ से ही होती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो ये समाज था कहीं ना कहीं यहाँ जो है मात्र सत्तात्मक परिवार की बात की जा रही है कि समाज क्या था, समाज में महिलाओं की दशा उत्तम थी और समाज कहीं ना कहीं मात्र सत्तात्मक था। कह रहा है मन के बनाने के कारखाने लोथल एवं चंदहूदड़ों से प्राप्त हुए हैं। तो देखिए जो मन का मतलब होता है क्या कि जैसे हमने कहा मोती जो होते हैं, इस प्रकार से मोती बनाने के कारखाने भी थे उस समय। तो मन के बनाने के कारखाने लोथल और चंदहूदड़ों से मिले हैं हमको जो है। फिर कह रहा है आपसे आगे कि जो सिंधु सभ्यता की जो लिपि है वो कैसी है? आपकी भाव चित्रात्मक लिपि है, यानी कि चित्रों के माध्यम से भावों को व्यक्त किया गया है। ये जो लिपि है ये जो है दाएं से बाएं, यानी दाएं से बाएं चलती थी और फिर जो है ये बाएं से दाएं चलती थी, फिर दाएं से बाएं चलती थी। तो इस प्रकार से क्या है, ये जो लिपि थी आपकी ऐसे ऐसे चलती थी, यानी सर्पाकार रूप में चलती थी। तो जो ऐसी लिपि होती है इसको बोलते हैं बेस्ट्रोफेडान। क्या बोलते हैं इसको? इसको हम बोलते हैं बेस्ट्रोफेडान। तो ये बेस्ट्रोफेडान लिपि इसको कहा जाता है जो सर्पाकार रूप में चलती है। फिर देखिए आगे क्या कह रहा है आपसे, यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको जो है ध्यान रखनी है कि जैसे हड़प्पा जो है ये है रावी नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के तट पर स्थित है। और कहाँ स्थित है आपका? ये पाकिस्तान में है, ये भी पाकिस्तान में है आपका। चंदहूदड़ो जो है ये भी सिंधु नदी के तट पर स्थित है और कहाँ है? सिंध प्रांत पाकिस्तान में है। कालीबंगन जो है
घग्घर नदी के तट पर है और राजस्थान में है। कोट दीजी जो है आपका वह सिंधु नदी के तट पर है और कहाँ पे है, ये भी आपका सिंध प्रांत पाकिस्तान में है। रंगपुर जो है यह मादर नदी के तट पर स्थित है, गुजरात में है। रोपण जो है सतलज नदी के तट पर स्थित है और पंजाब में है। लोथल जो है भोगवा नदी के तट पर स्थित है और गुजरात में है। आलमगीरपुर हिंडन है और उत्तर प्रदेश में है। सुतकागेंडोर दास नदी है और पाकिस्तान में है। बनवाली जो है ये रंगोई में है, रंगोई नदी है आपका, हरियाणा में स्थित है आपका। और इसी प्रकार से हम देखते हैं आगे जो है कि जो धौलावीरा है वह लूनी नदी के तट पर स्थित है और कहाँ है, गुजरात में है आपका। सुतकागेंडोर है आपका, ये सुतकाह लिखा है, यह सादीकौर नदी के तट पर है आपका और कहाँ पे आपका, बलूचिस्तान में है। फिर देखिए हम बढ़ते हैं आगे जो है, कह रहा है लेखन की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता सुमेरियन सभ्यता थी। तो जो सुमेरियन मतलब क्या होता है, जो मेसोपोटामिया की सभ्यता को ही हम क्या बोलते हैं, सुमेरियन सभ्यता कहते हैं। तो जो मेसोपोटामिया था आपका, तो यहाँ की सभ्यता को हम क्या बोलते हैं, सुमेरियन सभ्यता बोलते हैं। उसको सुमेरिया था आपका उसका नाम जो है। और इन्होंने जो है यानी जो इराक है यहाँ पे, इसका नाम क्या था आपका, इसका नाम इराक है, तो वर्तमान में इसको इराक बोलते हैं। तो कह रहा है क्या आपसे कि लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता सुमेरियन की सभ्यता थी। यानी कि जो लिखित यानी जो लेखन विधि है, लिपि का जो आरंभ करने वाला जो सभ्यता है आपकी, वो सुमेरिया की सभ्यता थी। फिर कह रहा है आपसे सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई। इसका मतलब क्या होता है, ग्रिड का मतलब होता है कि जो भी सड़कें थी वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। इस प्रकार से क्या है, पूरे जो नगर को वो उसने आयताकार रूप में और वर्गाकार रूप में बांट दिया था। तो इस प्रकार से क्या है, इसको बोलते हैं ग्रिड पद्धति, जहाँ पे सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। तो क्या बताया इसने कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, इस सभ्यता में लोगों के नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई गई। फिर कह रहा है घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। तो यहाँ देखिए इतनी महत्वपूर्ण चीज़ बता रहा है कि जैसे आपकी जो मुख्य सड़क थी, जो कि मुख्य सड़क थी और गलियाँ थी आपकी, तो जो भी घरों के दरवाजे होते थे वो गलियों की ओर खुलते थे। कहाँ खुलते थे, आपके गलियों की ओर खुलते थे, ठीक है, और यहाँ नहीं खुलते थे। परंतु जो लोथल था, उस लोथल में क्या था कि जो दरवाजे थे वो कहाँ खुलते थे आपके, वो मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। ऐसे मुख्य सड़क की ओर क्या दरवाजे खुलते थे, कहाँ खुलते थे आपके, लोथल में। तो केवल लोथल नगर आपका ऐसा था जहाँ दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे, अन्यथा और जो थे आपके जो भी घर थे उनके दरवाजे और खिड़कियाँ सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर यानी गलियों में खुलते थे। फिर देखिए नेक्स्ट कह रहा है आपसे सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल गेहूं और जौ थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये कि जो सिंधु सभ्यता के लोगों की जो मुख्य फसल थी गेहूं और जौ थी। सिंधुवासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। फिर देखिए मिट्टी से बने हल्के साक्ष्य बनमाली से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से मिले आपके, बनमाली से मिले हैं। बनमाली कहाँ है आपका, बनमाली हरियाणा में स्थित है और रंगोई जो नदी है उसी नदी के तट पर स्थित है। कहाँ, हरियाणा में आपका, ठीक है, ध्यान रखिएगा, पीछे भी आपका आया था। अब देखते हैं आगे, कह रहा है रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं। कहाँ से मिले हैं, रंगपुर से, मादर नदी के तट पर स्थित है रंगपुर आपका। तो रंगपुर से क्या मिले हैं आपके, चावल के दाने। लोथल से क्या मिले हैं आपके, इसके यहाँ से मिले आपके चावल के दाने मिले हैं। तो लोथल से भी मिले हैं और रंगपुर से भी क्या मिले हैं आपके, चावल के दाने प्राप्त हुए हैं। तो चावल के प्रथम साक्ष्य केवल साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए, यानी जो पहले साक्ष्य मिले हैं आपको वो लोथल से ही प्राप्त हुए। इसलिए लोथल क्या है, अधिक इंपॉर्टेंट है रंगपुर की अपेक्षा, लेकिन एग्जाम में रंगपुर भी पूछा गया है कई बार। फिर देखिए कह रहा है आपसे सुरकोतदा, कहाँ पे आपका सुरकोतदा, गुजरात में है। सुरकोतदा
कालीबंगन एवं लोथल से सैंधव कालीन घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। तो सुरकोदा भी आपका गुजरात में है, कालीबंगन राजस्थान में है आपका, और लोथल आपका गुजरात में है। तो सुरकोदा और लोथल दोनों गुजरात में है। यहाँ से गुजरात से और राजस्थान से क्या मिले हैं हमको, सैंधव कालीन घोड़े के अस्थि पंजर मिले, यानी घोड़े के कंकाल हमको यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो चलते हम लोग आगे, देखिएगा कह रहा है सैंधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहियों एवं 4 पहियों वाली बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का उपयोग करते थे। तो उस समय जो यातायात के लिए क्या है, 2 पहिए और 4 पहिए वाली गाड़ियों का उपयोग किया जाता था। ठीक है, तो ये बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी यानी बैल के द्वारा या भैंसों के द्वारा उसको जोतने का काम होता था। फिर कह रहा है आगे, नेक्स्ट क्या है, कह रहा है मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से ही, जो मेलुहा है इस शब्द का अभिप्राय क्या है, सिंधु सभ्यता से लिया गया है। इसके अतिरिक्त एक चीज और जानिएगा कि जो सिंडन एक शब्द आपका आता है, क्या आता है, सिंडन। तो सिंडन शब्द का जो प्रयोग है वो कपास के लिए किया जाता है, और कपास की खेती जो है पहली बार सिंधु सभ्यता के लोगों के द्वारा ही की गई थी। तो ये अति महत्वपूर्ण है कि कपास की खोज जो है वो सिंधु सभ्यता के लोगों ने की थी, और उसके लिए वो लोग सिंडन शब्द का प्रयोग करते थे। देखिए फिर कह रहा है आपसे, संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन वणिक वर्ग के हाथों में था। वणिक मतलब होता है व्यापारी, यानी जो व्यापारी वर्ग था उसके हाथ में ही शासन था आपका। हड़प्पा सभ्यता यानी हड़प्पा संस्कृति का शासन वणिक वर्ग के हाथों में था। आज भी हम देखते हैं कि जो भी किसी देश की अर्थव्यवस्था होती है वो वाणिज्य के द्वारा यानी कि व्यापारियों के द्वारा ही चलाई जाती है। तो उस समय भी क्या है, व्यापारियों के द्वारा ही पूरी शासन व्यवस्था चलाई जाती थी। पिग्गट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। तो ये कथन ध्यान रखिएगा कि जो हड़प्पा है और मोहनजोदड़ो है दोनों क्या है, एक ही जैसे थे देखने में। ठीक है, और वहाँ व्यवस्था भी एक ही समान थी, इसीलिए पिग्गट ने इनको जुड़वा राजधानी कहा था। अब देखिए कुछ चीज़ें हम लोग देखते हैं कि जैसे सिंधु काल में विदेशी व्यापार यानी आयातित वस्तुएं और प्रदेश कहाँ से वो आती थी। तो जैसे हमने कहा तांबा है, तो तांबा जो है वो खेतड़ी से आता था, बलूचिस्तान से आता था और आपका ओमान से आता था। चांदी जो है अफगानिस्तान और ईरान से आती थी। सोना जो है आपका कर्नाटक से, अफगानिस्तान से, ईरान से। टीन अफगानिस्तान और ईरान से। गोमेद पत्थर होता है आपका सौराष्ट्र से, सौराष्ट्र मतलब गुजरात जो है आपका। लाजवर्त जो है आपका मेसोपोटामिया से यानी इराक से। सीसा ईरान से आता था। तो इस प्रकार से क्या है कि आयात निर्यात का काम होता था। तो यहाँ से भी निर्यात होता है, जैसे सोना है आपका कर्नाटक की कोलार खान से सोने का निर्यात हो रहा है। तांबे जो है खेतड़ी से तांबे जो है भेजते थे हम लोग, जो है उसको निर्यात करते थे। और तो निर्यात और आयात का काम जो है होता था उस समय भी जो है। अब देखिए आगे चलते हैं हम लोग। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा किया करते थे। यानी क्या है कि जो इस समय के लोग थे वो जो है धरती माँ की पूजा करते थे। हम भी साथ बोलते हैं कि धरती हमारी माँ होती है, उस प्रकार से उस समय भी लोग क्या है उर्वरता की देवी मानकर, यानी कि धरती से ही फसल होती थी, धरती से ही हमको भोजन की प्राप्ति होती थी, इसलिए क्या है उसको जो है लोग उसकी पूजा किया करते थे। तो आज भी ये पूजा प्रचलित है कि हम लोग भूमि पूजन करते हैं, हम लोग वृक्ष पूजा करते हैं, हम लोग शिव पूजा करते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं हमारी अब से नहीं है, ये हमारा जो है सिंधु सभ्यता के समय से चीज़ें रही हैं। तो देखिए क्या कह रहा है आपसे, नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि वृक्ष पूजा शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिलते हैं। इसीलिए कहते हैं कि जो शिव हैं वो अब के नहीं है, वो आदिकालीन देवता है, आदि देवता है, बहुत ही प्राचीन महत्व है उनका। फिर देखिए आगे क्या कहता है आपसे, स्वास्तिक चिन्ह संभवतः, जो स्वास्तिक चिन्ह होता है इस प्रकार से जो है, तो जो स्वास्तिक चिन्ह है संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। इस चिन्ह से सूर्योपासना का अनुमान लगाया जाता है। यानी क्या होता है, सूर्य की उपासना की जाती थी, सूर्य की लोग पूजा करते थे। तो इस चिन्ह के द्वारा हमको ऐसा ये मालूम चलता है।
सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। यानी जो सिंधु घाटी के नगर थे उनमें मंदिर के अवशेष नहीं मिले, लेकिन लोग पूजा करते थे, पूजा होती थी लेकिन मंदिर में नहीं होती थी, यानी मंदिर के अवशेष नहीं मिले, मंदिर नहीं थे उस समय। अब देखिए क्या कहता है आपसे आगे। अब कह रहा है आपसे आगे कि सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। पशुओं में कुबड़ वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। तो आज भी है, जैसे हम लोगों के समय में उस समय क्या है, कुबड़ वाला सांड था, तो आज भी उसको हम नंदी के नाम से पूछते हैं, क्योंकि उस समय वो शिव के सवारी था, तो आज भी है, तो इसीलिए विशेष पूजनीय था, तो आज भी पूजनीय है, तुलना कर सकते हैं हम उसकी जो है। फिर कह रहा है स्त्री मृग मूर्तियाँ, यानी कि मिट्टी की जो मूर्तियाँ हैं महिलाओं की, अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सैंधव समाज जो है वो मातृ सत्तात्मक था, यानी कि समाज में माता का अधिक महत्व था। फिर कह रहा है आपसे सिंधुवासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे, यानी सूती भी प्रयोग करते थे और ऊनी वस्त्र भी प्रयोग करते थे। सूती कहाँ से आएंगे, कपास से आएंगे, तो कपास की खोज भी इन्होंने पहली बार की थी। फिर कह रहा है आपसे मनोरंजन के लिए सैंधववासी मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपड़ और पासा आदि खेलते थे। तो इस प्रकार से क्या करते थे, वो मछली पकड़ रहे हैं, शिकार कर रहे हैं, पशु पक्षियों को लड़ा रहे हैं, चौपड़ खेल रहे हैं, पासा खेल रहे हैं, इस प्रकार के गेम खेलते थे, अपना समय को जो है व्यतीत करते थे। तो उस समय जो लाइफ थी बहुत सिंपल थी। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिज़ाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। तो ऐसे लाल बर्तन बनाते थे आपके, और उस पर क्या करते थे आपके, उन लाल बर्तनों पर जो है वो काले रंग का जो डिज़ाइन था, कैसा डिज़ाइन आपका, ब्लैक कलर का डिज़ाइन, ऐसे उससे डिज़ाइनिंग करते थे काले से इस पे जो है। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमें ये देखने को मिलता है। ये कह रहा है सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे, यानी तलवार से परिचित नहीं थे उस समय सिंधु घाटी के लोग जो है। कालीबंगन बताया था आपको, कहाँ पे है, राजस्थान में है। कालीबंगन एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल है जिसका निचला शहर सामान्य लोगों के रहने हेतु भी किले से घिरा हुआ था। तो उस समय क्या था कि जो नगर थे उसके दो भाग थे आपके, एक था उच्च नगर और दूसरा निम्न नगर था। जो उच्च नगर था वहाँ पे ऊंचे लोग, धनी लोग रहते थे आपके, और निचले नगर में जो है आपके सामान्य लोग रहते थे। ऊंचे नगर में जैसे आपके जो व्यापारी वर्ग था वो रहता था आपका, और ये जो नगर थे ऊंचे नगर वो दीवार से घिरे होते थे। लेकिन क्या है, कह रहा है जो कालीबंगा का जो निचला नगर था वो जो सामान्य लोगों के रहने के लिए था, ये भी क्या है, दीवार से, किले से घिरा हुआ था। फिर कह रहा है आपसे आगे कालीबंगन का अर्थ है काली चूड़ियाँ। यहाँ से पूर्व हड़प्पा स्तरों के खेत जोते जाने के एवं अग्नि पूजा की प्रथा के प्रमाण मिले हैं। यानी क्या, यहाँ से अग्नि पूजा के प्रमाण मिले हैं, और हड़प्पा से पहले जो मानव हुए थे उनके भी यहाँ से प्रमाण मिले हैं खेत जोते जाने के। यानी क्या होता है कि जिस समय मानव ने खेती करना आरंभ किया तो वही प्रमाण यहाँ से मिलते हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि प्रागैतिहासिक काल के समय के भी साक्ष्य यहाँ से प्राप्त होते हैं। फिर देखिए कह रहा है पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति सैंधव समाज में प्रचलित थी। यानी कि उस समय जो है पर्दा प्रथा भी थी समाज में और वेश्यावृत्ति भी समाज में विद्यमान थी उस समय जो है। फिर कह रहा है आपसे नेक्स्ट, शवों को जलाने एवं गाड़ने, यानी दोनों ही प्रथाएं प्रचलित थीं। हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। लोथल एवं कालीबंगा में युग्म समाधियां मिली हैं। तो यानी क्या है, शव को जलाने की प्रथा भी थी और शव को दफनाने की प्रथा भी थी। जलाते भी थे और दफनाते भी थे, वो आज भी होता है हम लोग की सभ्यता में, दफनाते भी हैं और जलाते भी हैं। हड़प्पा में शवों को दफनाना, हड़प्पा में कहते थे आपका, हड़प्पा में शवों को दफनाने की जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। ठीक है। लोथल एवं कालीबंगा में क्या मिली है, युग्म समाधियां मिली हैं। मतलब क्या है कि यहाँ पे जो है एक साथ दो लोगों को दफनाया गया है। फिर कह रहा है
कि आखिर जो इसका विनाश कैसे हुआ सिंधु सभ्यता का। तो सिंधु सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण क्या था, बाढ़ था। ऐसा माना जाता है कि बाढ़ के कारण ऐसा हुआ था। दूसरा एक कारण और जो है ये भी है कि जो सिंधु सभ्यता थी उस पर जो है आर्यों ने आक्रमण कर दिया था, तो आर्यों के द्वारा इस सभ्यता को नष्ट कर दिया गया, एक मानना ऐसा भी है जो कि ज़्यादा सही है। फिर से आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है, यानी टेराकोटा क्या था, आपके आग में पकी हुई मिट्टी थी। तो इस प्रकार से हमने यहाँ देखा कि जो सिंधु सभ्यता है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण सभ्यता थी और कहीं ना कहीं ये जो है हमारी संस्कृति और सभ्यता की द्योतक है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। परीक्षाओं में यहाँ से बहुत से प्रश्न बनते हैं और अगर हमने इस वीडियो को लगातार बार बार देखा तो ये सब चीज़ें हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ें नहीं रह जाएंगी। ठीक है, तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।